और तुम में से जिन लोगों को लगता है सीएसबी करने के बाद जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, सो बेटा वेलकम इन द गेम। STP stands for Special Training Program. अच्छा बच्चों, आज जो टॉपिक है ना दैट इज वेरी इजी। यूएसएसडी का सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज हम पढ़ने लगे यूएस सिविल वॉर। और जिस तरह मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि वॉर में हमें करना होता है, जंग क्यों हुई, वाई देयर वाज ए वॉर, जंग कैसे हुई, हाउ देयर वाज ए वॉर, एंड जंग के इफेक्ट्स क्या हुए। इफेक्ट या इम्पैक्ट, ठीक है। तो हाउ तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता हुई, और जंग के इम्पैक्ट क्या हुए। तो जो भी वार है ना, उसका जब आपने फ्लो चार्ट बनाना है या समझने के लिए इसके देखना है, तो उसको चुप करके ना 5-6 चीजों में कन्वर्ट कर लें। उसकी सोशल रीजंस देखें, उसकी पॉलिटिकल रीजंस देखें, उसकी इकोनॉमिक रीजंस देखें। ये 3 तो मेन होती हैं, और भी जो तुम लगे वो तुम वहां पे देख सकते हो। अच्छा, अब जंग थी किसके दरमियान में? जंग ये थी कि ये यूएसए की जो नॉर्थ में स्टेट्स थी और जो साउथ में स्टेट्स थी, दे वर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग, सोशल कल्चर अलग, पॉलिटिकल सिस्टम अलग, दे वर ऑलमोस्ट डिवाइडेड विद ईच अदर। और वक्त के साथ साथ बस कंप्रोमाइज पे चल रहे थे, कभी एक कंप्रोमाइज तो कभी दूसरा कंप्रोमाइज। कभी भी यूएस बन तो गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन तो गया था, लेकिन कभी भी ये वन नहीं था। इट वाज ऑलवेज डिवाइडेड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। तो असल में ये जो वन हुआ, एक बना, इट बिकेम वन आफ्टर द सिविल वॉर। तो अब आपको सारी समझ आ गई होगी कि इसकी फिर इकोनॉमिक रीजंस क्या थी। नहीं, सोशल रीजन क्या थी? व्हाट वर द सोशल रीजन? कि नॉर कहता था कि स्लेवरी जो है वो गलत चीज है। आपने ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, लिबर्टी मुल्क बनाया, और उसमें आप स्लेवरी रखते हैं, इट इज टोटली रॉन्ग। ठीक हो गया। जबकि जो साउथ था, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, साउथ पहले दिन ही यही कहता था कि ये जो ये जो साउथ पहले दिन से यही कहता था कि ये जो नॉर्थ बातें करता है सारी स्लेवरी को खत्म करने की, इसमें नॉर्थ का मॉरल इशू कोई भी नहीं है। नॉर्थ बस ये कहता है कि यहाँ से जो स्लेव आजाद हो, वो स्लेव यहाँ पे जाके एज ए चीप लेबर उनकी इंडस्ट्री में काम करें। तो साउथ ये कहता था कि नॉर्थ की ये जितनी भी मूव है सारी स्लेवरी को खत्म करने के लिए,
That is not on moral basis. It is some agenda on which North is working. अब आप अगली बात सुनिए, ये बहुत खूबसूरत एक एनालिसिस है, जबरदस्त किस्म का, कि जब आप इकोनॉमिक विजन्स देखते हो, कोशिश करना कि असल में जो ऊपर से नॉर्थ और साउथ के दरमियान नजर आता था सोशल इशू के स्लेवरी का इशू है, डीप इनसाइड it was not social issue. Actually, it was an economic issue because दोनों का जो लेबर सिस्टम था, दोनों की जो इकोनॉमी थी, that was altogether different. Because North was having industry while South was having agriculture. And they were holding slaves for this purpose. और ये कहते हैं कि स्लेवरी को खत्म कर दो, लगता क्या है सोशल इशू लगता है, लेकिन इस बात को समझो कि अगर स्लेवरी को खत्म होता है तो साउथ की तो इकोनॉमिक डेथ हो जाती है एंड इंडस्ट्री उनकी क्या हो जाएगी, उठ जाएगी, प्रमोट हो जाएगी। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है? वो कहते हैं ना कि बाज का अंदर की कहानी कुछ और होती है, लेकिन बाहर से वो कुछ और नजर आ रही होती है। तो असल में अब आउटलुक में क्या नजर आ रहा है कि इशू कौन सा है? सोशल इशू। लेकिन अंदर से इशू क्या है? समझ आई तुम लोगों को ये बात? रॉ मटेरियल तो ज्यादा समझने में वाले रॉ मटेरियल क्या है। इमरान समझ क्यों नहीं आई बता, इतना तो आसान है कि बाहर से नजर आता था कि सोशल इशू है, कि स्लेवरी वर्सेस नॉन स्लेवरी का इशू है, बाहर से ये नजर आता है, लेकिन अंदर में अगर जाके देखें, इसके डीप देखें, तो ये समझो ना कि अगर स्लेवरी एंड होती है तो क्या होता है। इसकी इस तरह सोचूंगा कि स्लेवरी एंड होती है तो क्या होता है। स्लेवरी एंड होती है तो साउथ की इकोनॉमिक डेथ होती है, साउथ की इकोनॉमिक डेथ होती है, साउथ तो सर्वाइव ही नहीं करता फिर। नो मैन फॉर वर्क। शाबाश, समझ आ गई? इमरान अली मल्ला, गुड, थैंक यू, वेलकम बेटा, वेलकम। अच्छा, ये जो बंदा बताएगा ना कि इनके दरमियान पॉलिटिकल इशू क्या था, उसको इनाम दिया जाएगा। व्हाट वाज पॉलिटिकल इशू बिटवीन देम? वेरी गुड, शाबाश। फेडरलिस्ट वर्सेस एंटी फेडरलिस्ट, बिकॉज डे वन से हम देख रहे हैं कि ये ग्रुप क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट कौन सी चाहिए, जिसके अंदर सेंटर जो है ना वो स्ट्रांग हो, जबकि दूसरा ग्रुप क्या कह रहा है कि वो गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर स्टेट्स जो हैं वो स्ट्रांग हो। और मैं तुम्हें ऐसे के बारे में पढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें आज एक ऐसे की एक बात समझाता हूँ। देखो, हम यहाँ पे ऐसे फर्ज कर लो कि हम आज ऐसे पढ़ रहे हैं, फर्ज कर लो हम ये ऐसे पढ़ रहे हैं। देखो, एट ए पॉइंट हम ये अपना थीसिस दे रहे हैं कि पॉलिटिकल इशू ये था कि नॉर्थ चाहता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नॉर्थ वाज फेडरलिस्ट, जबकि जो साउथ था वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, दे वर एंटी फेडरलिस्ट। अब इसी एक को ये मैंने तीसरी स्टेटमेंट दी, इसको मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ 1 घंटे बाद जब हम इसको प्रूव कर रहे होंगे,
तो मैं इसी फिगर को बाद में तुम्हें प्रूव करके बताऊंगा कि क्या वाकई जिन रीजंस पे वॉर स्टार्ट हुई थी क्या वो रीजन जस्टिफाइड थी या नहीं थी। ओके एक इशू था थोड़ा सा सोसाइटल ओरिएंटेशन का भी। देखो साउथ के अंदर जो है ना वो सारी थी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अंदर थे फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स। तो वो जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं, क्या वो फ्यूडल लैंडलॉर्ड स्लेव्स को वोटिंग राइट देते होंगे? नो। तो यहाँ पे किस किस्म की सोसाइटी का इमेज तुम्हारे सामने उभर कर आ रहा है? किस किस्म की सोसाइटी के सामने जो है? अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ऑप्रेसिव सोसाइटी। क्यों? ये देखो, क्या स्लेव के पास फंडामेंटल राइट्स थे? और अभी मैं एक और आर्गुमेंट दे रहा हूँ, इसको भी आगे जाके प्रूव करूंगा। स्लेव स्लेव को तो सिटीजन भी कंसीडर नहीं किया जाता था, यूएस सिटीजन। उसके अगेंस्ट नॉर्थ में क्या था? नॉर्थ में इंडस्ट्री थी। शाबाश इकराम, वेरी गुड, व्हाट अ पॉइंट। दे वर कंसीडर्ड एज प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि जिस तरह आपकी कोई चीज प्रॉपर्टी नहीं होती, कि फिर वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी जाती डिस्क्रिशन है कि आप उसको जैसे मर्जी यूज करें, इट्स अपॉन यू। ऑलराइट, तो ये बात, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली बात याद रखनी है, ये मैं एक और जगह पे भी यूज करूंगा, ठीक है? अच्छा अब आते हैं इस तरफ कि नॉर्थ में क्या है। नॉर्थ में है इंडस्ट्री, और जब भी किसी जगह पे इंडस्ट्री होती है ना, वहां पे एक क्लास होती है जिसको कहते हैं मिडिल क्लास। डू यू एग्री विद दिस थिंग? शहरों में देखो ना, शहरों में कौन सी क्लास होती है? मिडिल क्लास होती है। और मिडिल क्लास के अंदर हमेशा जो पॉलिटिकल कॉन्शियस लेवल होता है वो कितना होता है? और प्लीज जब भी तुम पाकिस्तान के पॉलिटिकल कंटूर के बारे में बात करो, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डाउन मतलब बुरी हालात के बारे में बात करो, तो ये बात जरूर लिखना कि हमारे मुल्क में सिस्टमैटिकली जो मिडिल क्लास थी ना, उसके अंदर से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस निकाल दी गई है। अनफॉर्चुनेटली आवर मिडिल क्लास इज नॉट पॉलिटिकल कॉन्शियस, उसके अंदर खत्म हो गया। यहाँ पॉलिटिकल कॉन्शियस लेवल था, जब पॉलिटिकल कॉन्शियस लेवल था तो दे ऑलवेज टॉक अबाउट फ्रीडम। आयशा तुम यहाँ पे हो? आयशा महबूब, तो देखो ना, कोई बंदा तो नहीं है जिसने रोल नंबर ना लिखा हो? एक ये दावड़, पता नहीं कौन था, डॉक्टर दावड़ समथिंग, तो उससे पूछो कौन है, तो नहीं तो फिर इसको रिमूव करते हैं। फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे आए थे, इसलिए सोसाइटी थी इन द नॉर्थ, जो सोसाइटी थी that was more democratic in its outlook.
कोई भी नहीं है, बस इन दोनों को रिमूव कर देते हैं। थैंक यू। ये नंबर है 93। अच्छा, अगली बात मैंने उस दिन भी तुम्हें बताई थी, और ये है, और इंडस्ट्री के लिए हमेशा यूनिवर्सिटी की नीड है, बिकॉज वहां पे रिसर्च एंड एडवांसमेंट करनी है। जबकि साउथ में आपके पास सारी स्लेव लॉट है, उसको आपने बेसिक फंडामेंटल जो एजुकेशन है वो आपने दी नहीं है। जब आपने वो नहीं दी, तो व्हाट टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। सो दैट्स व्हाई द सोसाइटी ऑफ द साउथ वाज मोर illiterate as compared to the society of north, and that was also one of the reasons of the war. और जो एक और रीजन थी, यू कैन से, जी जी बिल्कुल ऐसे ही आंसर जी। जो एक और रीजन थी, दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरान सिंपल सी बात की बेटा, कि बस नॉर्थ का जो पॉलिटिकल कॉन्शियस लेवल था, जो सोसाइटी थी वो लिटरेट थी, पढ़ी लिखी सोसाइटी थी, जबकि साउथ में बिल्कुल बुरा हाल था, कोई पढ़े लिखे स्लेव थे सारे। अच्छा, अब नॉर्थ की इंडस्ट्री की वजह से और इनके पॉलिटिकल कॉन्शियस की वजह से चीजें इस तरह डेवलप हुई कि नॉर्थ के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हुई। साउथ के अंदर प्रोग्रेस हुई नहीं। कल इस चीज ने इनके दरमियान एक सॉर्ट ऑफ जियोग्राफिकल जेलसी क्रिएट कर दी थी। साउथ को ये लगता था कि शायद नॉर्थ हमारे ही सारे रिसोर्सेज यूज करके खा रहा है हमें। लेट्स टॉक अबाउट अ सिंगल थिंग, रेल रोड। 50% डिफरेंस इन रेल रोड। ये रेल रोड अगर 20,000 माइल्स था नॉर्थ में, तो ये रेल रोड 10,000 माइल्स था साउथ में। सो अगेन इट बिकेम वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द वॉर। अब और अभी तक हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी है वॉर की, एंड दैट इज व्हाई के जंग क्यों हुई। अब थोड़ा सा ना इसके जंग के इवेंट्स देखते हैं, कि देखो, जिसे हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ी थी, तो हमने यकदम नहीं लड़ा दिया। हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम इवेंट्स देखे 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 देखे, फिर एक पॉइंट आया जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और हमने कहा कि बस इसके बाद जो है ना, वो अब जंग जो है वो लाजिम लजूम हो गई है, एंड दे फॉट विद ईच अदर। यहाँ पे भी हम देखते हैं मल्टीपल इवेंट्स थे, उन मल्टीपल इवेंट्स ने इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान गैप बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया। विद द passage of टाइम वो गैप इतना बढ़ गया कि अल्टीमेटली दे केम टू वॉर।
So according to you, what was the first event in their history जब ये दोनों लोग आमने सामने आए? वेरी गुड, शाबाश। नहीं, इससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाओ, इससे भी ना थोड़ा बिल्कुल अमेरिका के स्टार्ट में चले जाओ, बिल्कुल स्टार्ट में जाओ। देखो ना, ये देखो कि ना उन्होंने पहले दफा आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन क्यों बनाए? फेडरेशन क्यों नहीं बनाए पहले दफा? स्टेट स्ट्रॉन्ग क्यों चाहिए? स्टेट रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहिए? बलूचिस्तान को अलग क्यों होना है? तो अब तुम लोगों को समझ आ गई बात कि पहले दिन से ही द डे वन फ्रॉम द डे वन each state was in state of jealousy with each other. Each state was in state of jealousy with each other. They were not trusting each other. इसका मतलब प्रॉब्लम तो डे वन से था ना, प्रॉब्लम तो डे वन से था। उस पर देखो, जब दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने लगते हैं, जब फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं, क्या मसला होता है? प्रॉब्लम था इन दोनों के दरमियान। प्रॉब्लम कोई ऐसा वैसा प्रॉब्लम था? दोनों ने अपने फुल फ्लेज प्लान बना लिए थे, ये हम है और ये तुम हो। न्यू जर्सी प्लान एंड वर्जीनिया प्लान। कंप्रोमाइज देखो ना, कंप्रोमाइज कब होता है? आप कंप्रोमाइज की तरफ कब जाते हैं? जब आपके आपस में बनती ही नहीं है। कंप्रोमाइज की नोयत आती क्यों है? जब कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसका मतलब है कि आप डे वन से दिल के साथ साथ नहीं है, आपके दरमियान इश्यूज हैं। मैं अक्सर यही मिसाल देता हूँ कि देखो, आप आपको बुखार हुआ है, आपका टेम्परेचर अप हो जाता है, तो बुखार वो टेम्परेचर को डाउन करने के लिए नहा के या बुखार वो सर के ऊपर पट्टियां रख के इस तरह ठीक होगा, या बुखार की काज को ठीक करके बुखार ठीक होगा? तो इनके दरमियान जो डिफरेंसेस थे, जो डिफरेंसेस थे, क्या उन डिफरेंसेस की वजह से ये काज को ठीक करते थे, या फॉर द टाइम बीइंग जो टेम्परेचर हाई हो जाता था उस टेम्परेचर को डाउन करने के लिए कंप्रोमाइज करते थे? तो समझ आई बात? इश्यू बड़े पर्टिकुलर थे, काज थे पर्टिकुलर, जो अपने पीछे पांच काजेस बड़े, पांच बल्कि छह सात काजेस बड़े, मजे तब तक उन काजेस को एड्रेस करते, काजेस की तरफ कोई आता ही नहीं था, काज की तरफ कोई आता ही नहीं था। समझ आई बात? तीसरा,
उन प्लान्स की बेस पे जो रजीम बने वो दोनों रजीम एक दूसरे के बहुत अगेंस्ट थे. They were totally opposite to each other. और मैं अक्सर लोग बच्चों को यही बात समझाता हूँ, यही बताता हूँ, तुम लोगों को भी आज यही समझाता हूँ कि देखो तुम्हें ना, एक तुमने सीएसएस में आर्ट सीखना है और वो तुमने सीखना है चीजों को घुमाना, कि एक ही बात को पॉजिटिव कैसे बनाना है और एक ही बात को नेगेटिव कैसे बनाना है. देखो लोइयाना परचेज क्या है, एक बड़ी अच्छी चीज है. फ्रांस के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हुए, अमेरिका का साइज डबल हुआ, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन में आसानी हुई और ब्ला 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 मल्टीपल चीजें लिख सकते हैं. अच्छा चलो ठीक है. अच्छा, अगर मैं तुम लोगों को ये कहूँ कि लोइयाना परचेज जंग की सबसे बड़ी वजह थी, तो वुड यू एग्री? द आंसर इज यस. क्यों? बिकॉज सीन ये हुआ कि जैसे ही लोइयाना परचेज हुआ और जैसे ही इन्होंने इस लोइयाना परचेज में वेस्टवर्ड एक्सपेंशन करना स्टार्ट की और जैसे ही कोई स्टेट ऐड होती उसी दिन झगड़ा शुरू हो जाता कि ये नॉर्थ में ऐड होगी या ये साउथ में ऐड होगी. तो सीरीज में आपने यही सीखना है कि एक बात हो उसको पॉजिटिव लिखना हो जितना मर्जी पॉजिटिव लिख दो, अगर उसको नेगेटिव लिखना हो तो जितना मर्जी तुम्हें नेगेटिव लिखना आना चाहिए. एंड द फिफ्थ रीजन इज मिजूरी कॉम्प्रोमाइज. देखो हमने क्या पढ़ा था, मिजूरी कॉम्प्रोमाइज क्या था? बड़ी अच्छी चीज थी. वेरी गुड. क्या था मिजूरी कॉम्प्रोमाइज में? कि जनाब उनके नॉर्थ और साउथ के जो मसाइल थे उन्होंने 3630 एक लाइन लगाई, उस 3630 से ऊपर जो है ना वो नॉर्थ रख दिया और नीचे जो है वो साउथ रख दिया और कहा कि आज के बाद वॉर नहीं करेंगे, ये वो पीसफुली रहेंगे. ऊपर जो एरिया आएंगे वो आप ले लेंगे, जो एरियाज नीचे आएंगे वो हम ले लेंगे. तो इट वाज वेरी गुड. बट मिजूरी compromise was one of the main reasons of the war. इसको भी घुमाओ, कुछ सोचो. पॉजिटिव तो होगी बात, ठीक है, वेल एंड गुड. बट जब वॉर के लिए, जब वॉर के ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हो, जब सिविल वॉर के ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसको बताओ कि मिजूरी compromise was one of the main reasons of the war. How? वेरी गुड सलमान कलीम. बिकॉज अंदर ही अंदर एक बॉर्डर लगा दिया था मिजूरी compromise ने. मिजूरी compromise ने इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए डिवाइड कर दिया था बिटवीन टू पार्ट्स. और जैसे पंजाब में कहते हैं ना कि ये लाइन लगी है बस आप इधर और हम इधर, ना आपने हमारी शादी पे ना हमारी गम पे, किसी चक्कर में आपका हमसे कोई लेना देना नहीं है. वी आर कंप्लीटली सेपरेट एंटिटीज. ठीक है, समझ आ गई है? आज फजल नहीं है क्लास में, इतना सुकून है आज क्लास में. बेटा फोर्थ पॉइंट ये है सी, फोर्थ पॉइंट ये है कि देखो मिजूरी compromise was a good thing.
कि मिजूरी कंप्रोमाइज पे 36-30 पे एक लाइन लगी और उन्होंने कहा कि आप आज के बाद इधर और हम इधर। ये कल की क्लास नहीं ली तुम लोगों ने? कल की क्लास में तो चीजें सारी इन्फर हो रही हैं। मैंने बताया था तुम्हें, कल ये बताया था कि मिजूरी कंप्रोमाइज बड़ी अच्छी चीज थी ये वो, और आज मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मिजूरी कंप्रोमाइज जंग की सबसे मेन वजह थी। अब जंग की मेन वजह कैसी थी कि उसने जियोग्राफिकली डिवाइड करके रख दिया था। 4 पॉइंट ये था कि लुइसियाना परचेज वो फुफ्फो थी जिसकी वजह से घर में सारी लड़ाइयां होती थी। कैसे? बिकॉज इसी लुइसियाना परचेज में जिस दिन कोई स्टेट ऐड होती सेंटर में स्टेट बनने के लिए, उसी दिन झगड़ा शुरू हो जाता था कि आया कि ये पप्पो की बेटी मैंने लेनी है या ये पप्पो की बेटी मैंने लेनी है। समझ आ गई? लुइसियाना परचेज ने, समझ लो कि उनके वॉर की बेस बना दी, उनकी वॉर की बेस बना दी। चलो गुड हो गया। किसने पूछा था सवाल? समझ आ गई बेटे? सिक्स्थ रीजन इज एबोलिशनिस्ट मूवमेंट। सीब आप कहां से हो? देखो, राइट, गुड हो गया, फिर तो मेरे पड़ोसी हो तुम। राइटिंग और रिटन। राइट क्या होता है? वर्ब होता है। राइटिंग क्या होता है? नाउन होता है। और रिटन क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। आपने इंग्लिश सीखते हुए ये काम जरूर करना है। आपको एक लफ्ज का 3 लफ्ज बनाने आने चाहिए। जैसे अबॉलिश क्या होता है? नताशा क्या कह रही है? नताशा आपने क्या कहा है? मुझे समझ नहीं आई, क्या रहा हूँ? वर्ब, राइट वर्ब नहीं होता? देखो ना, आई राइट अ लेटर। राइटिंग is my hobby. I posted a written letter. देखो, यहाँ पे मैंने राइट को क्या यूज किया? वर्ब। यहाँ पे क्या यूज किया? नाउन। यहाँ पे क्या यूज किया? एडजेक्टिव। तो प्लीज आपने ये इंग्लिश जरूर सीखनी है कि आपको ना वर्ड्स के साथ खेलना आना चाहिए। एक ही वर्ड को आप 3 जगह पे यूज कर सको। यू मस्ट लर्न दिस आर्ट। अबॉलिश क्या होता है? वर्ब। एबोलिशन क्या होता है? नाउन। तो एबोलिशनिस्ट क्या हो जाएगा? ठीक है। एबोलिश, खत्म करना।
एबोलिशन खत्म, एबोलिशनिस्ट खत्म करने वाला। तो जो भी कोई बंदा, जो भी कोई बुक, जो भी कोई न्यूज़पेपर, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो स्लेवरी को खत्म करने की बात करेगा, जो स्लेवरी को खत्म करने की बात करेगा, लास्ट वन नाउन है, किसका नाउन है? ओए अच्छा, ओए इंग्लिश की क्लास नहीं है यार, एडजेक्टिव है यार, मैं बड़ी तसल्ली के साथ कह रहा हूँ। याद है ना, एबोलिशनिस्ट एजेंडा। नाउन चेक करने का सबसे आसान तरीका है, एजेंडा क्या है? नाउन है। जो चीज नाउन के साथ लगे वो क्या होती है? हाँ, ये भी है कि मल्टीपल, एक वर्ड मल्टीपल भी हो सकता है, एक वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, एक वर्ड एट द सेम टाइम नाउन भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है। यस, यू आर राइट। तो इतनी कहानी समझाने का बस मेन पर्पस ये था कि आपने ये एबोलिशनिस्ट एडजेक्टिव याद रखना है। तो जहां पे भी स्लेवरी को कोई चीज खत्म करने की बात आएगी, तो जस्ट पुट दैट थिंग बिफोर एबोलिशनिस्ट। जैसे एबोलिशनिस्ट मूवमेंट, कोई बंदा होगा वो एबोलिशनिस्ट होगा, कोई बुक होगी वो एबोलिशनिस्ट होगी, कोई न्यूज़पेपर होगा दैट वुड बी एबोलिशनिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन होगी दैट वुड बी एबोलिशनिस्ट। मसलन इन गैरिसन, उसने एक सोसाइटी, नहीं, उसने एक न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस करवाया, जैसा कि उसका नाम था द लिबरेटर। अब अल्टीमेटली इस न्यूज़पेपर के अंदर, ये एबोलिशनिस्ट न्यूज़पेपर था, इसके अंदर सारी बातें कौन सी होती होंगी? टू एंड स्लेवरी। लेकिन आप अगली बात समझो, देखो देखो, जितना नॉर्थ प्रोपेगेंडा करेगा स्लेवरी को खत्म करने के लिए, उतना ही साउथ क्या होगा? भाई एक चीज मेरी लाइफ लाइन है, मेरा उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, और आप कंपेन कर रहे हो कि मैं वो चीज को खत्म कर दूं, तो डेफिनेटली आई आई वुड बी वेरी एंग्री, आई मस्ट बी वेरी मच एंग्री। इस जैसे इन्होंने 1830 में एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था फर्स्ट अमेरिकन एंटी स्लेवरी सोसाइटी। क्या ये सोसाइटी पसंद आएगी उनको, साउथ वालों को? उसके बाद आप ये देखो
आप ये देखो यहाँ पे कि यहाँ पे ये हुआ विद द पास ऑफ टाइम कि नॉर्थ की एफर्ट्स की वजह से बहुत सारे लीडर्स थे जो क्या करते थे, इधर साउथ से भागते थे और भाग के नॉर्थ में आ जाते थे। बिकॉज 30 लाइन के ऊपर क्या थी, फ्रीडम था। जाहिर बात है स्लेव थी, सबसे भागेंगे जिसको आजाद होना है। और 30 से ऊपर अमेरिका ही है भाई। 30 के ऊपर इंडिपेंडेंस है बस। और नीचे जो है वो स्लेवरी है। अमेरिका 49 पे है इधर। तो ये लोग यहाँ से भागते थे, यहाँ से भागते थे और भाग के कहाँ जाते थे, नॉर्थ में आ जाते थे। और सीन जो लग गया कि वंस फ्री ऑलवेज फ्री। स्लेव्स ने भागना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे एक ट्रेंड शुरू हो गया, एक ट्रेंड शुरू हो गया कि स्लेव्स मजे से भागते थे साउथ से। तुम लोगों ने अगर स्लेवरी से रिलेटेड कोई भी मूवी देखी हो तो सारा तुम्हारा इमेज माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ से भागते थे साउथ से और भाग के ये लोग नॉर्थ में आ जाते थे। तो इन्होंने ना जो रास्ते ढूंढे हुए थे। अच्छा एक बात याद रखनी तुम लोगों ने, अमेरिका छोटा सा नहीं है कि ये एक दिन भागेंगे तो दूसरे दिन नॉर्थ में पहुंच जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अमेरिका इज द लार्जेस्ट कंट्री। बाकी ये भागते भी छुप के रातों में थे, नाइट में भागते थे, सुबह भागते भी नहीं थे। बिकॉज सुबह भागेंगे तो क्या हो जाएगा, पकड़े जाएंगे। और जो पकड़ा जाएगा उसके साथ क्या होगा, उसकी सही सेटिंग होगी, सही छितर परेड होगी उसकी, इवन वाज किल्ड। तो सेट एग्जांपल ही वाज किल्ड, यूज्ड टू बी किल्ड। अब सीन ये हुआ, अब सीन ये हुआ कि यहाँ पे चोरी चोरी एक ऐसे रास्ते डेवलप हुए जिन रास्तों को कहते थे अंडर ग्राउंड रेल रोड। आपने दो बातें याद रखनी है, ना ही अंडरग्राउंड था और ना ही ये रेल रोड था। असल में ये एक चोरी रास्ता था, चोरी रास्ता था जिनके अंदर मुख्तलिफ स्टॉप्स बने हुए थे। मतलब जो भी एबोलिशनिस्ट थे उन्होंने स्टॉप्स बनाए हुए थे। लाइक एक बंदा यहाँ से भागा है तो सुबह को वो अगले स्टॉप तक पहुंच जाएगा, सुबह को वहां पे स्टे करेगा, रात को फिर भागेगा और अगले स्टॉप पे स्टे करेगा। तो ये स्टॉप थे, इनको कहते थे स्टेशन। और वो लोग जो इनको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक पहुंचाने में हेल्प करते थे, दे पीपल, दे एबोलिशनिस्ट आर यूज्ड टू बी कॉल्ड एज कंडक्टर्स। और इस रास्ते को यूज करते हुए तकरीबन 1 लाख स्लेव्स भाग कर आजाद हुए। एंड इसके अंदर एक बहुत मशहूर खतून है, इसका नाम था हैरियट टबमैन। और बाद में बड़ा इसने सक्सेसफुली रोल प्ले किया एज ए कंडक्टर। और इसने हंड्रेड ज्यादा पीपल को आजाद करवाने में अहम रोल प्ले किया।
मूवमेंट को जिस चीज ने बहुत ज्यादा पुश दिया, किसी ने बहुत ज्यादा पुश दिया, दैट वाज हैरियट बीचर स्टो। हैरियट बीचर स्टो नॉर्दर्न एक जर्नलिस्ट थी। उसने एक बुक लिखी, उसकी बुक का नाम था अंकल टॉम्स कैबिन। और इस बुक के अंदर उसने फुली नरेट किया कि स्लेव्स के साथ जिस जिस तरह जुल्म होते हैं, उसने वो सारी चीजें लिखी। और ये बुक इसकी इतनी पॉपुलर हुई कि ये 2 साल ये किताब नेशनल बेस्ट सेलर रही। एंड अब देखो, ये किताब जितनी पॉपुलर होगी उतना कौन बदनाम होगा? बेटा, इसकी बुक ने साउथ के जो स्लेव के साथ जुल्म होते थे उसको एक्सप्लेन किया था ना, उतना साउथ बदनाम होगा। हालात यही चल रहे थे, हालात यही चल रहे थे कि इन्हीं हालात में 1846 लेके 1848 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। कौन सा? यूएस मैक्सिकन वॉर। और यूएस मैक्सिकन वॉर में ये बहुत सारा साउथ का एरिया आजाद हुआ और उनके कंट्रोल में आ गया यूएस के। अब क्वेश्चन ये था कि इस एरिया का क्या किया जाए। अकॉर्डिंग टू मिजूरी कंप्रोमाइज जाना तो ये कहाँ चाहिए था? साउथ में। लेकिन अगर इतना एरिया साउथ में चले जाता और वहां पे 10-15 न्यू स्टेट्स बन के सारी साउथ के कब्जे में चली जाती, तो क्या होना था कि टोटली जो है ना वो साउथ का बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाना कांग्रेस पे। और उन्होंने नॉर्थ को बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया था। इसलिए नॉर्थ वाज वेरी मच कॉन्शियस। नॉर्थ ये नहीं चाहता था कि ये सारा एरिया उसके पास जाए, साउथ के पास। इन्होंने किसी तरीके से हेनरी क्ले को एग्री किया। सीन ये हुआ कि 1850 में यहाँ पे जो अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया ने 1850 में स्टेट बनने के लिए अप्लाई किया। अब बाय डिफॉल्ट ये जाने तो साउथ में चाहिए थी, लेकिन इन्होंने इसको साउथ में नहीं जाने दिया। इन्होंने हेनरी क्ले को मिला कि एक और कंप्रोमाइज करवाया, उसको कहते हैं 1850 कंप्रोमाइज। इस कंप्रोमाइज में अगेन कुछ फायदे नॉर्थ को दिए गए, कुछ फायदे साउथ को दिए गए। मतलब उन्होंने कहा ठीक है, कैलिफोर्निया जो है ना वो ये ले ले, कैलिफोर्निया वुड बी फ्री फ्री स्टेट, फाइन। साथ में ये कहा गया, हु इज हेनरी क्ले? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। आपने दिल जीत लिया ये क्वेश्चन पूछ के। और जिसने ये प्रेसिडेंट वाला जवाब दिया है उसको भी वेरी गुड, शाबाश। शर्म तो नहीं आती यार, मतलब रिवाइज ही कर लेता ना थोड़ा सा। देखो 1848, 1848 ये सारा एरिया कब्जा किया, ठीक है।
जिसमें टेक्सास था और मैक्सिकन सेशन था। समझ आ गई बात? ऐसे ही था। ये एरिया जब कब्जा किया तो यहाँ पे एक rumor ये फैली कि कैलिफोर्निया के इलाके में गोल्ड है। तो इस गोल्ड को हासिल करने के लिए एक टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं गोल्ड रश। टू बी वेरी एग्जैक्ट, कैलिफोर्नियन गोल्ड रश। लोग अन्य वाह भागे कैलिफोर्निया में, और जब वो लोग कैलिफोर्निया में भागे तो कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन बहुत जल्दी एक्सपैंड कर गई। और जब उसने एक्सपैंड किया तो उसके एक्सपेंशन की वजह से कैलिफोर्निया की जो ये 60,000 वाली क्लास थी बड़ी जल्दी पूरी हो गई और कैलिफोर्निया स्टेट के लिए अप्लाई कर दिया। जब कैलिफोर्निया स्टेट के अप्लाई किया तो नॉर्थ को ये लगा कि अगर कैलिफोर्निया हाथ से चली गई ना फिर तो सारी स्टेट्स ही चली जाएंगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और कंप्रोमाइज किया जिसको कहते हैं 1850 कंप्रोमाइज। और उस कंप्रोमाइज में कुछ लिया और कुछ दिया। तो पहला कंप्रोमाइज ये किया कि जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया वुड बी एडेड एज ए फ्री स्टेट, नॉट अ स्लेव स्टेट। दूसरा कंप्रोमाइज ये किया कि ये जो मैक्सिकन सेशन का एरिया था उसको दो स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, न्यू मैक्सिको में और यूटा में। ये अमेरिका की आज दो स्टेट्स हैं। और वहां पे डिसीजन ये किया कि इन दोनों स्टेट्स का जो फैसला होगा कि आया कि ये एज ए फ्री स्टेट होंगी या एज ए स्लेव स्टेट होगी, वो वैसे होगा जैसे कश्मीर का फैसला होना है। यहाँ पे बसने वाले जो लोग होंगे दे विल डिसाइड कि either they have to go for the north or either they have to go for the south. अब आप ये सोचो कि साउथ ये सारी बातें क्यों मान रहा है। तो ये तो उनके टोटल लॉस में है ना, लेकिन इससे इनको फायदा भी हुआ। मैं भी दिखाता हूँ कि क्या फायदा हुआ। इससे साउथ को क्या फायदा आना था। देखो ये दोनों एरिया साउथ में है और वहां पे पॉपुलेशन किसकी होगी सारी। तो जब रेफरेंडम होगा तो लोग किसको वोट करेंगे। समझ आई बात? अब साउथ को फायदा क्या हुआ। साउथ को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये हुआ। अली साहब, उन्होंने दो में डिवाइड कर दिया, मैक्सिकन सेशन को यूटा में और न्यू मैक्सिको में, और कहा कि आज के बाद इन दो स्टेट में जो डिसीजन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन प्लेबिसेट। अब फिर स्टेट ये था, वो याद है, सुलह हुदैबिया याद है। क्या था सुलह हुदैबिया में कि अगर आपका कोई बंदा भाग के आएगा तो आप उसको क्या करोगे,
वापस करोगे। तो ये भी इसी तरह का लॉ था कि अगर कोई स्लेव भाग के नॉर्थ में गया तो नॉर्थ वुड बी बाउंड टू सेंड दैट स्लेव बैक टू साउथ। अब समझ आई कि साउथ क्यों एग्री हो रहा था सारे टाइम पे। और इससे भी जो बड़ी क्लास थी इस एग्रीमेंट के अंदर वो ये थी कि वॉशिंगटन डीसी क्या है, वॉशिंगटन डीसी उनका कैपिटल। उन्होंने कहा कि आज के बाद वॉशिंगटन डीसी में स्लेवरी होगी। और आपको पता है कि कैपिटल का जो इम्पैक्ट है ना वो पूरे पाकिस्तान तक जाता है। इस्लामाबाद में जो होगा वो पूरे पाकिस्तान तक जाएगा। तो साउथ ने बातें तो मानी लेकिन जो अपनी बातें काफी सारी मनवाई भी सही। उसमें दो बड़ी बातें मनवाई उन्होंने। एक ये थी कि फ्यूजिटिव स्लेव लॉ पास करवाया और दूसरा ये करवाया कि वाशिंगटन डीसी में आज के बाद स्लेवरी होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? और मुझे बस ये बताओ कि ये अभी के अभी याद हो रहा है ना साथ साथ में? बिकॉज इस क्वेश्चन को लेकर मैं बड़ा क्लियर हूँ कि यार ये तो मैं क्लास में याद करवाता हूँ इंशाल्लाह। चलो गुड हो गया। बस वाया याद रखना है और इवेंट्स याद रखने हैं। और इवेंट्स याद करने मुश्किल नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें क्या किया हुआ था, बताया हुआ है। ये सारे इवेंट्स में बताए हुए हैं। तो भाई फायदा कितना हुआ उमैर भाई? उमैर इलियास फायदा कितना हुआ ये भी तो देखो ना। देखो जो होता है ना कंप्रोमाइज, वो हमेशा कुछ लेना दे तो कुछ लेना होता है, कुछ देना होता है। आज कपड़े मैं धोता हूँ, कल भी मैं ही धोऊंगा। ठीक है ना? तो देर इज ऑलवेज कंप्रोमाइज में, यू नो। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट इवेंट एक होता है इन 1854। और वो इवेंट फाइनली उनको जंग तक लेकर जाता है। एंड दैट इवेंट इज नोन एज कैंसस नेब्रास्का एक्ट। अब पहले ये देखो कि कैंसस नेब्रास्का है कहाँ पे। ये यूएस है, ये अटलांटिक स्लोप, ये पैसिफिक स्लोप और ये मिसिसिपी वैली। और यहाँ पे करके कैंसस नेब्रास्का है। अब एक बात है, प्लीज इसको ध्यान से समझना है प्लीज। पूरी मिसिसिपी वैली में इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? एग्रीकल्चर। और क्या यहाँ पे नॉर्थ और साउथ की कोई पाबंदी है? नो। नॉर्थ और साउथ की पाबंदी सिर्फ यहां तक थी जब वो यहां तक थे। नॉर्थ और साउथ की पाबंदी सिर्फ यहां तक थी जब वो यहां तक थे, अटलांटिक में। अब जब एक्सपैंड इधर को करे थे यहाँ पे तो सारी की सारी एग्रीकल्चर थी। और यहाँ पे कैंसस नेब्रास्का ऑलमोस्ट थोड़ा सा आते भी नॉर्थ में है। ये है बेटा, ऑलमोस्ट नॉर्थ में मिसिसिपी वैली में आते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझो, नॉर्थ ने सारी जिंदगी क्या चैंपियन किया है?
देखो ना, ए को बी से मोहब्बत हो कि मैं तुम्हारे लिए ताड़े तोड़ लाऊंगा और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और फलां हो जाएगा और टिंग हो जाएगा, बेहतरीन खेल माहौल हो जाएगा। और बी कहे कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तो बी के दिल पे क्या चलेंगी? छुरियां, चाकू। समझ आ रही बात? अब देखो, नॉर्थ ने हमेशा नॉर्थ ने नॉर्थ ने हमेशा किसको सपोर्ट किया है? आजादी को। और अगर वहां पे कोई कहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना और मैंने किधर जाना है, तो नॉर्थ के दिल पे क्या चलेंगी? और बस मुझे ये बता दो कि यहाँ पे ये क्यों चाहेंगे कि हमने साउथ में जाना है? कैंसस नब्रास्का क्यों चाहेंगे कि हमने साउथ में जाना है? वेरी गुड, क्योंकि एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? तो इसलिए यहाँ पे भी साउथ अपनी फेस सेविंग करना चाहता था, और साउथ चाहता था कि कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए कि कुछ ना कुछ कोई सोर्स निकल आए कि ये सारा एरिया साउथ में ना जाए। तो उन्होंने यहाँ पे कैंसस नेब्रास्का एक्ट पास किया और इसको दो में डिवाइड कर दिया, और कहा ये कि यहाँ भी जो फैसला होगा वो रेफरेंडम से होगा। अब रेफरेंडम से पहले नॉर्थ ने भी अन्य वाह अपने बंदे सेंड करना शुरू कर दिए, और साउथ ने भी अन्य वाह अपने बंदे सेंड करना शुरू कर दिए, ताकि जब रेफरेंडम हो तो हमारा जो है ना वो बंदा जीते। सीन क्या हुआ यहाँ पे? सीन ये हुआ कि जिस दिन रेफरेंडम हो रहा था, वही काम हुआ जो पाकिस्तान में होता है। पोलिंग से फायरिंग हुई और काफी सारे लोग जो हैं वो मारे गए, और इस इवेंट को कहते हैं ब्लीडिंग कैंसस, क्योंकि कैंसस में हो रहा था रेफरेंडम। अब असल में ये ब्लीडिंग कैंसस क्या है? ये ब्लीडिंग कैंसस जंग की पहली चिंगारी थी, और जंग की दूसरी चिंगारी जो थी, दैट वाज 1857, ड्रेड स्कॉट वर्सेस सैनफोर्ड केस। ड्रेड स्कॉट एक स्लेव था जो कि अपने मालिक के साथ मिजूरी में रहता था। मालिक उसको कुछ दिनों के लिए ऊपर विस्कंसन और इलिनॉय में लेकर आया, और यहाँ पे तकरीबन ये लोग 5 साल रहे। उसके बाद ये लोग दोबारा साउथ में चले गए। आयशा, अभी बात भी नहीं पूरी होती है, तुम पहले रिपीट करना शुरू कर देती हो। एक, मुझे आयशा नाम से प्यार बहुत है और तुम मुझे बहुत तंग करती हो आयशा। देखो, और यार, कुछ मेरे बारे में गलत सोचने से पहले, माई मदर नेम्ड आयशा, सो आई हैव ग्रेट रेफरेंस फॉर दिस नेम। अच्छा, सो दोबारा चलो आयशा, तुम्हारे कहने पे दोबारा, मिजूरी
मिजूरी में ये रहता था ड्रेड स्कॉट, उसका मालिक उसको लेके गया विस्कंसन इलिनॉय में, 5 साल ये लोग वहां पे रहे। जब ये वापस उसका मालिक उसको साउथ में लेकर आया तो एबोलिशनिस्ट की बात मान के ड्रेड स्कॉट ने केस कर दिया कोर्ट में। अब केस क्या किया उसने? केस उसने ये किया कि जब मैं नॉर्थ में गया था तो मैं क्या हो गया था अकॉर्डिंग टू मिजूरी कंप्रोमाइज, फ्री हो गया था। तो अब बाय डिफॉल्ट मुझे क्या कर देना चाहिए? फ्री कर देना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि इन्होंने मिजूरी कंप्रोमाइज का किया जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू करके इन्होंने इसका कर दिया जुडिशियल वीटो। और ये अपने चेक्स एंड बैलेंस में भी लिख लेना कि लेजिस्लेचर का कोई एक्ट जुडिशियल वीटो कर सकती है। इन्होंने कहा कि देखो, जो स्लेव्स है ना वो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और लेजिस्लेचर के पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो अमेरिका में किसी जगह लाइन लगाए और कहे कि इस लाइन से ऊपर आके लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से महरूम हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, देखो ड्रेड स्कॉट के पास एविडेंस क्या था? जिस जिस एविडेंस की बेस पे वो केस कर रहा था, एविडेंस तो उसके पास मिजूरी कंप्रोमाइज था कि अकॉर्डिंग टू मिजूरी कंप्रोमाइज नॉर्थ में ऊपर जाऊंगा तो ज्यादा जाऊंगा। और कोर्ट ने जब मिजूरी कंप्रोमाइज का जुडिशियल वीटो कर दिया, जब उसका मिजूरी कंप्रोमाइज ही नहीं रहा तो उसका केस रहेगा? और ये बेचारा स्लेव का स्लेव ही रहा। दूसरा पॉइंट ये था, ये इससे भी खतरनाक था, इससे भी खतरनाक था, वो ये था कि ड्रेड स्कॉट तो यूएस का सिटीजन नहीं है। जब वो यूएस का सिटीजन नहीं है तो उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो कोर्ट में केस ही कर सके। ये डिसीजन एक बंदे को बहुत चुभा और उसने इस डिसीजन के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट किया, एंड दैट गाय वाज अब्राहम लिंकन। और जब उसने जुडिशरी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, मशहूर हो गया, और उसी मशहूरी की वजह से ये 1860 के इलेक्शन में आया। अब मुझे ये बताओ कि 1860 में इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? जी जी नूर, वो तो बाद की बात है, ठीक है। देखो तुम एक्सपर्ट बना दिया यूएस हिस्ट्री का, अभी भी तुम लोग राजी नहीं हो यार। वैसे मुझे तुमसे वैसे कोई शिकवे नहीं है बैट सिक्स,
बाकी बैचेस से ना कुछ अदर देन शिकवे होते थे, बट तुम लोगों से ये नहीं शिकवे कोई भी, तुम लोगों ने कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट किए, बस एक लास्ट में तंग करते हो, अदरवाइज यू आर गोइंग गुड। 1860 का इलेक्शन हुआ और 1860 के इलेक्शन में चीजें दो चीज में डिवाइडेड थी, एक थी नॉर्थ में और एक थी साउथ में। लिंकन कहता था कि जिस दिन मैं प्रेसिडेंट बना, मैं स्लेवरी को क्या कर दूंगा, मैं स्लेवरी को एबॉलिश कर दूंगा। और इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि उल्लू के पट्टे, जिस दिन तुम प्रेसिडेंट बने उसी दिन हम अलग हो जाएंगे, सिसीड कर देंगे। अब मुझे ये बताओ अपने नॉलेज से कि वो प्रेसिडेंट कब बनेगा, जीत गया इलेक्शन, प्रेसिडेंट कब बनेगा? ये 62 वाला कौन है? ये गलती से टाइप हुआ है या मैं किसी जूता उतारूं? इकराम साहब। अच्छा, 1861 में वो प्रेसिडेंट बना, तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट बना, इधर तो रहा यूएसए, और इधर क्या बन गया? आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी सीएसएस करने के बाद? सीएसए में। तो इधर बन गया सीएसए, बिकॉज उसी दिन साउथ अलग हो गया था। तो ये तो रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जैसे ही आप सीएसएस पास करते हो, आपको लगता है कि आप बाकी दुनिया से अलग हो गए हो, तो ये भी बाकी दुनिया से अलग हो के सीएसए में आ गए, एंड दैट सीएसए वाज कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कन्फेडरेशन का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर कौन स्ट्रांग हो? उनका पॉलिटिकल डिफरेंस क्या था? पॉलिटिकल डिफरेंस क्या था? तो जिस दिन मुल्क बनाया, अपने मुल्क में उसके नाम से जाहिर किया कि ये हमारा पॉलिटिकल डिफरेंस है और ये हम अलग हो रहे हैं। तो वो जो मैंने तुम्हें कहा था कि ए को याद रखना, वो मैंने तुम्हारे जी के साथ कनेक्ट कर दिया। इधर जो प्रेसिडेंट था, दैट वाज अब्राहम लिंकन, और यहाँ पे इन्होंने अलग प्रेसिडेंट बनाया, दैट वाज नोन एज जेफरसन डेविस। और ये कुल 11 स्टेट्स थी साउथ की, और उस टाइम बाकी जो रेस्ट ऑफ स्टेट्स थी वो नॉर्थ के साथ थी। अब इनकी 1861 से लेके 1865 तक 4 साल जंग चली। तो क्या हमने ये देखना है कि इस जंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये वो नहीं देखना, ठीक है? हमने सिर्फ एमसीक्यू के लिए ये देखना है, सिर्फ एमसीक्यू के लिए ये देखना है कि साउथ के अंदर एक एक नॉर्थ, मतलब नॉर्थ का मतलब या फेडरल गवर्नमेंट का एक यहाँ पे पर्सनल था। उसका नाम था फोर्ट समटर। ये बस एमसीक्यू के लिए नाम याद रखना है।
साउथ की फोर्सेस ने फोर्ट समटर पर अटैक कर दिया और जैसे इन्हें अटैक किया उसे 4 साल जंग लड़ी और 4 साल की जंग के बाद साउथ जो है वो जंग हार गया और नॉर्थ जो है वो जंग जीत गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? इम्पैक्ट। तो हम देखते हैं कि इसके सोशल इम्पैक्ट क्या हुए, इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हुए, इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या हुए। आपदा वो फोर्ट क्या होता है? हैं हैं आपदा किले को कहते हैं फोर्ट और समटर जगह का नाम था। तो फोर्ट 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 होता है। वेरी गुड आंसर। मैं ना इस पे आपको ना स्पेशल एक इनाम बनवाता हूँ। फोर्ट समटर एक किला था जो कि फेडरल गवर्नमेंट का था, ठीक है। तो इसके ऊपर साउथ ने अटैक कर दिया था और ये फोर्ट समटर साउथ कैरोलिना में था। आपदा यार हमारी बड़ी लाडली सी स्टूडेंट है, तो इसका खास ख्याल रखना है हमें। ठीक हो गया? गुड। अच्छा, सोशल बेनिफिट क्या हुआ? सोशल बेनिफिट सबसे पहले तो ये हुआ कि स्लेवरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मतलब ब्रेक की तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी हुई है यार। वो गूगल कर लेना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। 13th अमेंडमेंट हुई और 13th अमेंडमेंट में स्लेवरी खत्म हो गई और अमेरिका में 4 मिलियन सिटीजन्स न्यू ऐड हुए। और नॉर्थ और साउथ दोनों की जो सोशल लाइफ थी वो ऑल टुगेदर चेंज हो गई। बिकॉज काफी सारी इमिग्रेशन हुई थी साउथ से नॉर्थ में। इकोनॉमिक बेनिफिट ये हुआ कि देखो, पहले वो हमेशा डिवाइडेड थे, दोनों की चेंज हो गई। आयशा, साउथ अमेरिका कहां से आ गया? साउथ अमेरिका मिट्टू कहां से आया? साउथ ऑफ यूएसए, जो यूएसए में साउदर्न स्टेट्स थी। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं ऐसा कहूं भी तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि मैं मेरे फिर मुंह से गलत निकला होगा। अब तो आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। पहले देखो, साउथ डिवाइडेड था, इसलिए उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी डिवाइडेड थे। नॉर्थ अपनी इंडस्ट्री पे फोकस करता था और साउथ अपनी एग्रीकल्चर पे फोकस करता था। आफ्टर द वॉर दे लिटरली बिकेम वन and their economic direction स्ट्रीमलाइन हुई और इस चीज ने उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा पुश दिया। ये हम अभी देखेंगे भी सही। Sir, migration was already taking place, stopped after 1850 compromise, like there would have been no benefit। अब किसी इमिग्रेशन की बात हो रही है बेटा। अब जो इतने स्लेव्स थे साउथ में, अब जब वो आजाद हुए 4 मिलियन,
तो अब उन्होंने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करनी थी ना कुछ तो करना था ना, तो दे प्रेफर टू मूव इनटू नॉर्थ. Yes, Shazeen, they need jobs and these things. जी बेटा. अच्छा, पॉलिटिकल पॉलिटिकली क्या चेंज आई? पॉलिटिकली ये चेंज आई कि वो जो डिबेट सारी जिंदगी उनकी लाइफ में, मतलब अमेरिका की पूरी लाइफ में वो जो डिबेट चलती थी फेडरलिस्ट वर्सेस एंटी फेडरलिस्ट, वो डिबेट जो है वो एंड हुई और स्टेट्स की बजाय स्टेट्स के अगेंस्ट यूनियन जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ. और जो सबसे मजेदार बात है वो इस जंग का इंटरनेशनल इम्पैक्ट था. देखो, इससे पहले तुम जितनी भी दुनिया में हिस्ट्री देखते हो, दुनिया में जितनी भी हिस्ट्री देखते हो, तुम देखो कि जब भी कोई डोमेस्टिक इशू आता है ना, तुमने ऑलमोस्ट स्टेट्स को क्रम्बल्ड होता देखा होगा. तो यूएस के क्रेडिट पे ये बात जाती है कि उन्होंने इतनी बड़ी वॉर को सरवाइव किया. देखो, उनके अराउंड 6 लाख लोग मरे और इतने ही तकरीबन वाउंडेड हुए. ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी दे represented that कि एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट भी, बांग्लादेश को क्या हुआ है, क्या हुआ बांग्लादेश को? और मैं रजीम किसकी बात कर रहा हूँ जिस रजीम में दुनिया में सिवाय कुछ भी नहीं है. डेमोक्रेसी सिर्फ एक है कि दुनिया में डेमोक्रेसी है उस टाइम, और उसने दुनिया को मैसेज दिया कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट भी दुनिया में सक्सेस हो सकती है. ठीक हो गया. एंड दैट वाज ऑल अबाउट सिविल वॉर. और सिविल वॉर के बाद साउथ जो बिल्कुल तबाह हो चुका था, तो देयर वाज ए नीड कि उस साउथ की रिकंस्ट्रक्शन की जाए. तो उसकी अब हम रिकंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं. It's 10:31. 10:30, take a break up to 10:50. So we start at 10:50, right? कोई किसी का लॉजिकल क्वेश्चन है तो लेट मी आस्क. फैक्ट्स नहीं पूछने, कोई क्वेश्चन है जो समझ ना आई